आदित्य गुमसुम खड़े थे। पत्नी की बात पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। वे शब्दों पर जोर देते हुए बोले, क्या तुम सच कह रही हो ऋचा? पहले मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन मैं एक नारी हूँ। जिस उम्र से अंकिता गुजर रही है, उस उम्र से मैं भी गुजर चुकी हूँ। उसके रंग ढंग देखकर मैं समझ गई हूँ कि दाल में कुछ काला है। आदित्य की आंखों में एक सवाल था। वह कैसे? ऋचा उनकी आंखों की भाषा समझ गई। बोली, सुबह घर से जल्दी निकलती है, शाम को देर से घर आती है। पूछने पर बताया कि टाइपिंग क्लास ज्वाइन कर ली है। इसकी उसे जरूरत नहीं है। उसने इस बारे में हमसे पूछा भी नहीं था। घर में भी अकेले रहना पसंद करती है, गुमसुम सी रहती है। जब देखो मोबाइल लिए कमरे में बंद रहती है। उससे बात की? अभी नहीं, पहले आपको बताना उचित समझा। लड़की का मामला है, जल्दबाजी में मामला बिगड़ सकता है। एक लड़का हम खो चुके हैं, अब लड़की को खो देने का मतलब है पूरे संसार को खो देना। आदित्य विचारों के समुद्र में गोता लगाने लगे। यह कैसी हवा चली है? बच्चे अपने माँ बाप के साए से दूर होते जा रहे हैं। वयस्क होते ही प्यार की डगर पर चल पड़ते हैं, फिर माँ बाप की मर्जी के बगैर शादी कर लेते हैं। जैसे चिड़िया का बच्चा पंख निकलते ही अपने जन्मदाता से दूर चला जाता है, अपने घोंसले में कभी लौटकर नहीं आता, उसी प्रकार आज की पीढ़ी के लड़के लड़कियां युवा होने से पहले ही प्यार के संसार में डूब जाते हैं। अपनी मर्जी से शादी करते हैं और अपना घर बसाकर माँ बाप से दूर चले जाते हैं। आदित्य और ऋचा के इकलौते पुत्र ने भी यही किया था। आज वे दोनों अपने बेटे से दूर थे और बेटा उनकी खोज खबर नहीं लेता था। इसमें गलती किसकी थी? आदित्य की, उनकी पत्नी की या उनके बेटे की? कहना मुश्किल था। आदित्य ने पहले ध्यान नहीं दिया था, इसके बारे में सोचा तक नहीं था, परंतु आज जब उनकी इकलौती बेटी भी किसी के प्यार में रंग चुकी है, किसी के सपनों में खोई है, तो वे विगत और आगत का विश्लेषण करने पर विवश हैं। प्रतीक MBA कर चुका था, बेंगलुरु की एक अच्छी कंपनी में मैनेजर था। MBA करते समय ही उसका एक लड़की से प्रेम हुआ था। तब तक उसने घर में बताया नहीं था। नौकरी मिलते ही माँ बाप को अपने प्रेम से अवगत कराया। आदित्य और ऋचा को अच्छा नहीं लगा। वह उनका इकलौता बेटा था, उनके अपने सपने थे। हालांकि वे आधुनिक थे, नए जमाने के चलन से भी वाकिफ थे, परंतु भारतीय मानसिकता बड़ी जटिल होती है। हम पढ़ लिख कर आधुनिक बनने का ढोंग करते हैं, नए जमाने की हर चीज अपना लेते हैं, परंतु हमारी मानसिकता कभी नहीं बदलती। हमारे बच्चे किसी के प्रेम में पड़े, वे प्रेम विवाह करना चाहें, हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। अपनी जवानी में हम भी वही करते हैं या करना चाहते हैं, परंतु हमारे बच्चे जब वही कसब करने लगते हैं तो सहन नहीं कर पाते हैं, उसका विरोध करते हैं। प्रतीक उनका इकलौता बेटा था। वे धूमधाम से उसकी शादी करना चाहते थे। वे उसे कामधेनु गाय समझते थे। उसकी शादी में अच्छा दहेज मिलेगा, इसी उम्मीद में अपने एक रिश्तेदार से उसकी शादी की बात भी कर रखी थी। मामला एक तरह से पक्का था। माँ बाप यहीं पर गलती कर जाते हैं, अपने जवान बच्चों के बारे में अपनी मर्जी से निर्णय ले लेते हैं, उनको इससे अवगत नहीं कराते। बच्चों की भावनाओं का उन्हें ख्याल नहीं रखता। वे अपने बच्चे को एक जड़ वस्तु समझते हैं, जो बिना चू चपड़ किए उनकी हर बात मान लेंगे। परंतु जब बच्चे समझदार हो जाते हैं, तब वे अपने जीवन के बारे में खुद निर्णय लेना पसंद करते हैं। वे अपना जीवन अपने तौर पर जीना चाहते हैं। जब प्रतीक ने अपने प्यार के बारे में उन्हें बताया, तो उनके कान खड़े हो गए। चौंकना लाजमी था। बेटे पर वे अपना अधिकार समझते थे। आदित्य और ऋचा ने पहले एक दूसरे की तरफ देखा, फिर प्रतीक की तरफ। वह एक हफ्ते की छुट्टी लेकर आया था, माँ बाप से अपनी शादी के बारे में बात करने के लिए। प्रेम उसने अवश्य किया था, परंतु वह उनकी सहमति से शादी करना चाहता था। अगर वे मान जाते तो ठीक था, अगर नहीं तब भी उसने तय कर रखा था कि अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करेगा।
जिसको प्यार किया था उसे धोखा नहीं देगा, माँ बाप माने या ना माने। ऋचा ने ही बात का सिरा पकड़ा था। परंतु बेटे, हमने तो तुम्हारी शादी के बारे में कुछ और ही सोच रखा है। अब वह बेकार है। मैंने अपनी पसंद की लड़की देख ली है, वह मेरे अनुरूप है। हम दोनों ने एक साथ MBA किया था, अब साथ ही नौकरी कर रहे हैं, साथ ही जीवन व्यतीत करेंगे। परंतु हमारे सपने? ऋचा ने प्रतिवाद करने की कोशिश की, परंतु प्रतीक की दृढ़ता के सामने वह कमजोर पड़ गई। ऋचा की आवाज में कोई दम नहीं था। उसे लगा वह हार जाएगी। मम्मी, आप समझने की कोशिश कीजिए। बच्चे ही माँ बाप का सपना होते हैं। अगर मैं खुश हूँ तो आपके सपने साकार हो जाएंगे, वरना सब बेकार है। बेकार तो वैसे भी सब कुछ हो चुका है। मैं बंसल जी को क्या मुंह दिखाऊंगा? आदित्य ने पहली बार मुंह खोला। उनके साथ साथ सारे नाते रिश्तेदार हैं, वे सभी अलग थलग पड़ जाएंगे। कोई किसी से अलग नहीं होता। आप धूमधाम से शादी आयोजित करें। रिश्तेदार 2 दिन बातें बनाएंगे, फिर भूल जाएंगे। प्रेम विवाह अब असामान्य नहीं रहे। प्रतीक ने बहुत धैर्य से अपनी बात कही। बेटे, तुम नहीं समझोगे, हम वैश्य हैं और हमारे समाज में इस मामले में आधुनिकता की चादर नहीं ओढ़ी है। कितने लोग तुम्हारे लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। जिस दिन पता चलेगा कि तुमने गैर जाति की लड़की से शादी कर ली है, वे हमें समाज से बहिष्कृत कर देंगे। तुम्हारी छोटी बहन की शादी में तमाम अड़चने आएंगी, उसका भी प्रेम विवाह कर देना, प्रतीक ने सहजता से कह दिया। परंतु आदित्य और ऋचा के लिए यह सब इतना सहज नहीं था। बेटे, एक बार तुम अपने निर्णय पर पुनर्विचार करो, शायद तुम्हारा निश्चय डगमगा जाए। हम उससे सुंदर लड़की तुम्हारे लिए ढूंढ लाएंगे। प्रतीक हंसा। मम्मी, यह मेरा आज का फैसला नहीं है। पिछले 3 सालों से हम दोनों का यही फैसला है। अब यह बदलने वाला नहीं। आप अपने बारे में बताएं। आप हमारी शादी करवाएंगे या हम स्वयं कर लें? किसी ने प्रतीक की बात का जवाब नहीं दिया। वे अचंभित, भौचक और ठगे से बैठे थे। वे सभ्य समाज के लोग थे, लड़ाई झगड़ा कर नहीं सकते थे। बातों के माध्यम से मामले को सुलझाने की कोशिश की, परंतु वे दोनों न तो प्रतीक को मना पाए, न प्रतीक के निर्णय से सहमत हो पाए। प्रतीक अगले दिन बेंगलुरु चला गया। बाद में पता चला उसने न्यायालय के माध्यम से अपनी प्रेमिका से शादी कर ली थी। वे दोनों जानते थे कि प्रतीक ने भले ही अपने मर्जी से शादी की थी, परंतु वह उनके मन से दूर नहीं हुआ था। बस उनका अपना हट था। उस हट के चलते अभी तक बेटे से संपर्क नहीं किया था। बेटे ने पहले 1-2 बार फोन किया था। आदित्य और ऋचा ने उससे बात की थी, हालचाल भी पूछा था, परंतु उसको दिल्ली आने के लिए कभी नहीं कहा। फिर बेटे ने उनको फोन करना बंद कर दिया। अब शायद वह हट टूटने वाला था। अंकिता के साथ वह पहले वाली गलती नहीं दोहराना चाहते थे। आदित्य ने शांत भाव से कहा, ऋचा, हमें बहुत समझदारी से काम लेना होगा। लड़की का मामला है। प्रेम के मामले में लड़कियां बहुत नासमझी और भावुकता से काम लेती हैं। अगर उन्हें लगता है कि माँ बाप उनके प्रेम का विरोध कर रहे हैं तो बहुत गलत कदम उठा लेती हैं। या तो घर से भाग जाती हैं या आत्महत्या कर लेती हैं। हमें ध्यान रखना है कि अंकिता ऐसा कोई कदम न उठा ले। ऋचा बेचैन हो गई। क्या करें हम? कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस उससे बात करो, उसकी सारी बातें ध्यान से सुनो, उसके मन को समझने का प्रयास करो। शायद हम उसकी मदद कर सकें। अगर वह समझ गई तो बहकने से बच जाएगी। उसके पैर गलत रास्ते पर नहीं पड़ेंगे। वे रास्ते बहुत चिकने होते हैं, फिसलने में देर नहीं लगती है। ठीक है, ऋचा ने आश्वस्त होकर कहा। ऋचा ने देर नहीं की, जल्दी ही मौका निकाला और अंकिता से बात की। वह अपने कमरे में थी। ऋचा ने कमरे में घुसते ही पूछा, बेटा क्या कर रही हो? अंकिता हड़बड़ा कर खड़ी हो गई। वह बिस्तर पर लेटी मोबाइल पर किसी से बातें कर रही थी। अंकिता के चेहरे के भाव बता रहे थे जैसे वह चोरी करते हुए पकड़ी गई थी। ऋचा सब समझ गई, परंतु उसने धैर्य से कहा, बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अंकिता BA के दूसरे साल में थी।
ठीक ठाक चल रही है, अंकिता ने अपने को संभालते हुए कहा। उसकी आंखें फर्श की तरफ थी। वह माँ की तरफ देखने का साहस नहीं जुटा रही थी। अंकिता जिन मनोभावों से गुजर रही थी ऋचा समझ सकती थी। उसने बेटी को पलंग पर बैठाते हुए कहा, बैठो और मेरी बात ध्यान से सुनो। वह भी बेटी के साथ पलंग पर एक किनारे पर बैठ गई। उसे लग रहा था किसी लाग लपेट की जरूरत नहीं है, मुझे सीधे मुद्दे पर आना होगा। अंकिता का हृदय तेजी से धड़क रहा था। पता नहीं क्या होने वाला है। मम्मी क्या कहेगी उससे? उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, परंतु उसके मन में अपराध बोध था। मम्मी ने उसे फोन करते हुए देख लिया था। ऋचा ने सीधे वार किया, बेटी मैं तुम्हारी मनोदशा समझ सकती हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। इस उम्र में सबको प्रेम होता है। प्रेम शब्द पर ऋचा ने अधिक जोर दिया। तुम्हारे साथ कुछ नया नहीं हो रहा है, परंतु बेटी इस उम्र में लड़कियां अक्सर बहक जाती हैं। लड़के उनको बरगला कर झूठे सपनों की दुनिया में ले जाकर उनकी इज्जत से खिलवाड़ करते हैं। बाद में लड़कियों के पास बदनामी के सिवा कुछ नहीं बचता। वे बदनामी का दाग लेकर जीती हैं और मन ही मन घुटती रहती हैं। अंकिता का दिल और जोर से धड़क उठा। बेटी अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें बताओ। हम नहीं चाहते तुम्हारे कदम गलत रास्ते पर पड़े। तुम नासमझी में कुछ ऐसा ना कर बैठो जो तुम्हारी बदनामी का सबब बने। अभी तुम्हारी पढ़ाई की उम्र है, लेकिन यदि तुम्हारे साथ प्रेम जैसा कोई चक्कर है तो हम शादी के बारे में भी सोच सकते हैं। तुम खुलकर बताओ, क्या वह लड़का तुम्हारे साथ शादी करना चाहता है? वह तुमको लेकर गंभीर है या बस खिलवाड़ करना चाहता है? अंकिता सोचने लगी, पर उसके मन में दुविधा और शंका के बादल मंडरा रहे थे। बताए या न बताए, मम्मी उसके मन की बात जान गई है। कहाँ तक छिपाएगी? नहीं बताएगी तो उस पर प्रतिबंध लगेंगे। उसने आने वाली मुसीबतों के बारे में सोचा। उसे लगा कि माँ जब इतने प्यार और सहानुभूति से पूछ रही है तो उनको सब बता देना चाहिए। अंकिता खुल गई और धीरे धीरे उसने मम्मी को सारी बातें बता दी। गनीमत थी कि अभी तक अंकिता ने अपना कौमार्य बचा कर रखा था। लड़के ने कोशिश बहुत की थी, परंतु वह उसके साथ होटल जाने से तैयार नहीं हुई। डर गई थी, इसीलिए बच गई। मम्मी ने इत्मीनान की गहरी सांस ली और बेटी को सांत्वना दी कि वह सब कुछ ठीक कर देगी। अगर लड़का तथा उसके घर वाले राजी हुए तो इसी साल उसकी शादी भी कर देंगे। अंकिता ने बताया था कि वह अपने साथ पढ़ने वाले एक लड़के के साथ प्यार करती है। उसके घर परिवार के बारे में वह बहुत कम जानती है। वे दोनों बस प्यार के सुनहरे सपने देख रहे हैं, बिना पंखों के हवा में उड़ रहे थे। भविष्य के बारे में अनजान थे। प्रेम की क्या परिणति होती है इस बारे में सोचा तक नहीं था। वे बस एक दूसरे के प्रति आसक्त थे। यह शारीरिक आकर्षण था जिसके कारण लड़कियां अवांछित विपदाओं का शिकार होती हैं। ऋचा ने आदित्य को सब कुछ बताया। मामला सचमुच गंभीर था। अंकिता भी नासमझ थी। उसके विचारों में परिपक्वता नहीं थी। उसकी उम्र अभी 20 साल की थी। वह लड़का भी इतनी ही उम्र का होगा। दोनों का कोई भविष्य नहीं था। वे दोनों बर्बादी की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें संभालना होगा। स्थिति गंभीर थी। ऋचा और आदित्य का चिंतित होना स्वाभाविक था, परंतु ऋचा और आदित्य को कुछ नहीं करना पड़ा। मामला अपने आप सुलझ गया। संयोग उनका साथ दे रहा था। समय रहते अंकिता को अकल आ गई थी। उसकी मम्मी की बातों का उस पर ठीक असर हुआ था। अंकिता ने जब शिवम को बताया कि उसकी मम्मी को उसके प्रेम के बारे में सब पता चल गया है तो वह घबरा गया। इसमें घबराने की क्या बात है? मम्मी ने तुम्हारे डैडी का फोन नंबर व पता मांगा है। वह तुम्हारे घर वालों से हमारी शादी की बात करना चाहती हैं। अरे मर गए, ऐसे तुम्हारे पापा को भी पता है? उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। जरूर पता होगा, मम्मी ने बताया होगा उनको। परंतु तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, शादी करने में क्या हर्ज है? कभी न कभी करते ही, कल के बजाय आज ही सही। अंकिता बहुत धैर्य से यह सब कह रही थी।
अरे तुम नहीं समझती, यह कोई शादी की उम्र है। मेरे डैडी जूतों से मेरी खोपड़ी गंजी कर देंगे। शादी तो दूर की बात है। वह हाथ मलते हुए बोला। अच्छा, अंकिता की अकल ठिकाने आ रही थी। वह समझने का प्रयास कर रही थी। बोली, तुम मुझसे प्रेम कर सकते हो तो शादी क्यों नहीं? प्रेम माँ बाप से पूछकर नहीं किया था। अगर वे हमारी शादी के लिए तैयार नहीं होते तो शादी भी उनसे बिना पूछे कर लो। आखिर हम बालिग हैं। क्या बकवास कर रही हो? शादी कैसे कर सकते हैं? वह झल्लाकर बोला। अभी तो हम पढ़ रहे हैं। माँ बाप से पूछे बगैर हम इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हैं? अच्छा, माँ बाप से पूछे बगैर तुम जवान कुमारी लड़की को बरगला सकते हो, उसको झूठे प्रेम जाल में फंसा सकते हो, शादी का झांसा देकर उसकी इज्जत लूट सकते हो। यह सब करने के लिए तुम बालिग हो, परंतु शादी करने के लिए नहीं। वह रुआसी सी हो गई। उसे मम्मी की बातें याद आ गईं। सच कहा था उन्होंने कि इस उम्र में लड़कियां अक्सर बहक जाती हैं। लड़के उनको बड़गला कर झूठे सपनों की दुनिया में ले जाकर उनकी इज्जत से खिलवाड़ करते हैं। शिवम भी तो उसके साथ यही करने जा रहा था। समय रहते उसकी मम्मी ने उसे सचेत कर दिया था। वह बच गई। अगर थोड़ी देर होती तो एक न एक दिन शिवम उसकी इज्जत जरूर लूट लेता। कहाँ तक अपने आप को बचाती? वह तो उसके लिए पागल थी। शिवम इधर उधर ताक रहा था। अंकिता ने एक प्रयास और किया। तुम अपने घर का पता और फोन नंबर दो। तुम्हारे मम्मी डैडी से पूछ ले तो वे इस रिश्ते के लिए राजी हैं या नहीं। क्या शादी की रट लगा रखी है? वह दांत पीसकर बोला। हम कॉलेज में पढ़ने के लिए आए हैं, शादी करने के लिए नहीं। नहीं, प्यार करने के लिए। अंकिता ने उसकी नकल की। वह भी दांत पीस कर बोली, तो चलो नाचे गाएं और खुशियां मनाएं। अब उसकी आवाज में तलखी आ रही थी। कमीने कहीं के, तुम्हारे जैसे लड़कों की वजह से ही न जाने कितनी लड़कियां अपनी इज्जत बर्बाद करती हैं। मैं ही बेवकूफ थी जो तुम्हारे फंदे में फंस गई। थू है तुम पर, भाड़ में जाओ। सब कुछ खत्म हो गया। अब कभी मेरे सामने मत पड़ना। गैरत हो तो अपना काला मुंह लेकर मेरे सामने से चले जाओ। उस दिन शाम को अंकिता जल्दी घर पहुंच गई। बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ था। ऋचा और आदित्य ने भेद भरी नजरों से एक दूसरे की तरफ देखा। अंकिता चुपचाप अपने कमरे में चली गई थी। आदित्य ने ऋचा को इशारा किया। वह पीछे पीछे अंकिता के कमरे में पहुंची। आदित्य भी बाहर आकर खड़े हो गए थे। आज बहुत जल्दी आ गई बेटी? ऋचा अंकिता से पूछ रही थी। हाँ मम्मी, आज मैं अपने मन का बोझ उतार कर आई हूँ। बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। फिर उसने एक एक करके बात मम्मी को बता दी। मम्मी ने उसे गले लगा लिया। उसे पुचकारते हुए बोली, बेटी मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हारी जैसी बेटी हर माँ बाप को मिले। मम्मी, यह सब आपकी समझदारी की वजह से हुआ है। समय रहते आपने मुझे संभाल लिया। मैं आपकी बात समझ गई और पतन के गर्त में जाने से बच गई। आप थोड़ा सा भी देर करती तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मन लगाकर पढ़ाई करूँगी। आपकी नसीहत और मार्गदर्शन से एक अच्छी बेटी बनकर दिखाऊंगी। हाँ बेटी, तुम्हारे सिवा हमारा और कौन है? तुम चली जाती तो हमारे जीवन में क्या बचता? मम्मी ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं आपके साथ हूँ और भैया भाभी भी तो हैं। ऋचा ने अफसोस से कहा। वे अब हमारे कहाँ रहे? हमने एक दूसरे को समझा ही नहीं। वे हमसे दूर हो गए। ऐसा नहीं है मम्मी, वे पहले भी हमारे थे और आज भी हमारे हैं। ये क्या कह रही हो तुम? मम्मी, मैं आपको आज रात की बात बताती हूँ। भैया और भाभी मैं रोज बात करती हूँ। भाभी खुद फोन करती हैं। मैंने उन्हें देखा नहीं है, परंतु वे बातें बहुत प्यारी करती हैं। वे हम सबको देखना चाहती हैं। भैया तो एक दिन भी बिना मुझसे बात किए हुए नहीं रह सकते। वे और भाभी यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन डैडी से डरते हैं, इसीलिए नहीं आते। मम्मी, आप एक बार, सिर्फ एक बार उनसे कह दो कि आपने उन्हें माफ किया। वे दौड़ते हुए आएंगे। सच? ऋचा ने उसे अपने सीने से लगा लिया। बेटी, आज तूने मुझे दोगुनी खुशी दी है।
वह खुशी से विवल होकर जा रही थी। हाँ मम्मी, आप उन्हें फोन तो करो, अंकिता चहक रही थी। मैं भाभी से मिलना चाहती हूँ। अभी करती हूँ, पहले उनको बता दूं। सुनकर वे भी खुशी से पागल हो जाएंगे। हम लोगों ने न जाने कितनी बार उन्हें बुलाने के बारे में सोचा, बस हठ धर्मिता में पड़े रहे। बेटे के सामने झुकना नहीं चाहते थे, परंतु आज हम बेटे के लिए और उसकी खुशी के लिए छोटे बन जाएंगे। उसे फोन करेंगे। वह बाहर जाने के लिए मुड़ी। कमरे के बाहर खड़े आदित्य अपनी आंखों से आंसू पोंछ रहे थे। आज उन्हें खोई हुई खुशी मिल रही थी। बेटी भी वापस अंधेरी गलियों में भटकने से बच गई थी। वह सही सलामत घर लौट आई थी। बेटा भी मिल गया था। आज उनकी हठ धर्मिता टूट गई थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। ऋचा ने आदित्य को बाहर खड़े देखा। वे समझ गए कि अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वे सब सुन चुके हैं। उनके पास जाकर भरे गले से बोली, चलिए बेटे को फोन कर दे और बहू के स्वागत की तैयारियां करें। आज हमें दोगुनी खुशी मिल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे घोंसले के पंछी वापस आ रहे हैं। अब हमारा आशियाना वीरान नहीं रहेगा। हाँ ऋचा, आदित्य ने उसे बाहों के घेरे में लेते हुए कहा। घोंसले के पंछी घोंसले में ही रहते हैं, डाल पर नहीं। प्रतीक को वापस आना ही था। हमारी बगिया के फूल यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें, उनकी सुगंध चारों ओर फैले और वे अपनी महक से सबके जीवन को गुलजार कर दे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।